हेलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे प्रिय विद्यार्थी। मैं अभिलाषा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जो राजस्थान का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय अभयारण्य कि राजस्थान के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, कितने आखिर निषेध क्षेत्र हैं और कितने हमारे जंतुआलय हैं। इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और मैं इन अभ्यारण्यों के अंतर्गत उन्हीं प्रश्नों को लाने की कोशिश करूंगा जो कि तुम्हें हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले। राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उन एग्ज़ामों में हमारे इन अभ्यारण्यों को लेकर के एक ना एक क्वेश्चन पुटअप होता रहता है और बहुत ही सरल प्रश्न आता है, परंतु प्रश्न सरल आता है परंतु प्रश्न आता है अचंभित करने वाला। फिर भी कुछ विद्यार्थी जो होते हैं गलत मार्क्स कर जाते हैं। मैं यही अभिलाषा करूँगा कि छात्र इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। मैं भी ऐसा जो कराने जा रहा हूँ अभ्यारण्यों को वो बहुत सरल से सरल रूप में कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत इस अभ्यारण्य को जो अधिनियम बनाया गया था राष्ट्रीय वन्य जीव व पशु राष्ट्रीय पशु व वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम अप्रैल 1954 में लागू किया गया था। जो हमारी भारत सरकार के द्वारा पशुओं को और वन्यजीव को इनको किस प्रकार से संरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से इनका सुरक्षा रखी जाए, किस प्रकार से इनका प्रबंधन किया जाए, एक अधिनियम बनाया गया। अब वो अधिनियम बनाया गया था अब 1954 में यह अधिनियम लागू किया गया। यदि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रीय अभयारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या, यदि हम बात करें राष्ट्रीय जो अभयारण्य हैं उन राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या कितनी है, तो हमारे जो राष्ट्रीय अभयारण्य हैं वो राष्ट्रीय अभयारण्य 3 आते हैं। राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या, राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या 3 है। जो राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इन राष्ट्रीय अभयारण्यों की जो संख्या है वो 3 आती है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत देखें जो राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या है वो 3 आती है। सीधा ही सीधा क्वेश्चन कर लेता है कि राजस्थान के अंतर्गत कुल राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या कितनी देखने को मिलती है, तो राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या हमें 3 देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो वन्यजीव अभयारण्य हैं इन वन्यजीव अभयारण्यों की जो संख्या आती है वो हमारे वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या है 27। एक बार पुटअप कर लिया अभी कुछ एग्जामों में कि राजस्थान के अंतर्गत जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उन वन्यजीव अभयारण्यों की जो संख्या है वो आती है 27। राजस्थान के अंतर्गत आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या कितनी है। हमारे जो आखेट निषेध क्षेत्र है
उनकी संख्या हम राजस्थान में देखें तो उनकी संख्या आती है 33। आखिर जो निषेध क्षेत्र हैं, ये आखिर निषेध क्षेत्रों की जो संख्या हमें देखने के लिए मिलती है वो आखिर निषेध क्षेत्र आते हैं हमारे 33। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, राजस्थान में मृगवन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जो मृगवन क्षेत्र हैं, इन मृगवन क्षेत्रों की जो संख्या आती है वो संख्या आती है 7। हमारे राजस्थान के अंतर्गत मृगवनों की जो क्षेत्रों की संख्या आती है वो 7। नेक्स्ट मैं प्रश्न की बात करूं कि राजस्थान के अंतर्गत जंतुआलयों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंतर्गत जो जंतुआलय हैं, उन जो जंतुआलयों की संख्या हमें देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 5। हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो जंतुआलयों की संख्या आती है 5 आती है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 3। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अभयारण्य वो 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय अभयारण्यों की संख्या, राष्ट्रीय अभयारण्य हम देखें तो राष्ट्रीय अभयारण्य सबसे पहला हमारा आता है रणथंभौर अभयारण्य। नंबर दूसरा अभयारण्य आता है केवलादेव अभयारण्य। तीसरा जो हमें देखने के लिए मिलता है, वो तीसरा अभयारण्य हमें देखने के लिए मिलता है वो है मुकंदरा हिल्स अभयारण्य। ये हमारे रणथंभौर अभयारण्य, केवलादेव अभयारण्य और मुकंदरा हिल्स अभयारण्य, ये अभयारण्य हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। अधिकांश इन्हीं 3 अभयारण्यों में से एग्जाम बनाने वाला पुटअप क्वेश्चन करता है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर कि राजस्थान के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 27। हम इन 27 वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत आखिर निषेध क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इन आखिर हम बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा आखिर निषेध क्षेत्र कौन सा है? कि राजस्थान के अंतर्गत देखें, सबसे बड़ा आखिर निषेध जो क्षेत्र आता है उसका नाम है संवत्सर चूरू आता है। यह हमारा 7,901 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर दूसरा, राजस्थान का सबसे छोटा आखिर निषेध क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा आखिर निषेध जो क्षेत्र आता है उसका नाम आता है कनक सागर। और ये कनक सागर कहाँ पर पड़ता है विद्यार्थियों? ये कनक सागर मेरे प्रिय विद्यार्थी लाडलो, ये कनक सागर जो पड़ता है ये बूंदी में पड़ता है। शायद मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपकी सबकी समझ में आ रहा होगा। बहुत सरल तरीक़ा से लेकर के चल रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ये प्रयास हो रहा है कि आपकी समझ में जो मैं कराया जा रहा हूँ तो वो सभी समझ में आ रहा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपको लगती है तो कमेंट में लिख करके अवश्य दें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। राष्ट्रीय अभयारण्यों की जो संख्या है वो 3 है। राजस्थान के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 27 है। राजस्थान के अंतर्गत आखिर निषेध क्षेत्रों की संख्या 33 है।
राजस्थान में मृगवन चित्रों की संख्या 7 है। राजस्थान के अंतर्गत जंतुआलों की संख्या 5 है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमारे रणथंभौर देखने के लिए मिला, केवलादेव हमें देखने के लिए मिला, मुकंदरा हिल्स हमें देखने के लिए। राजस्थान का सबसे बड़ा जो आखिर निषेध क्षेत्र आता है वो आता है संवत्सर चूरू, संवत्सर कोटसर चूरू। राजस्थान का सबसे छोटा आखिर निषेध क्षेत्र आता है कनक सागर बूंदी। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जंतुआलों की जो संख्या है 5। राजस्थान के जंतुआलों की संख्या 5 है। सबसे पहला हम जंतुआलय देखें तो ये जंतुआलय आता है जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय, इसकी जो इस जयपुर जंतुआलय इसकी स्थापना सवाई राम सिंह के द्वारा जयपुर में की गई, और ये स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 1876 ईस्वी में। हमारा जो पहला जंतुआलय हमें देखने के लिए मिला तो पहला जंतुआलय की जो स्थापना की थी वो हमारे किसने की थी? सवाई राम सिंह के द्वारा की गई। कब की गई? 1876 में। दूसरा हमारा जंतुआलय हमें देखने के लिए मिलता है, उस जंतुआलय का नाम आता है उदयपुर जंतुआलय। उदयपुर जंतुआलय। इस जंतुआलय की स्थापना गुलाब बाग के पास 1878 में की गई। यदि हम बात करें दूसरा जो जंतुआलय आता है, इस दूसरे जंतुआलय की जो स्थापना की गई थी वह स्थापना उदयपुर में की गई थी। कब की गई थी? किसके पास की गई थी? गुलाब बाग के पास की गई थी। 1878 में की गई थी। आपसे सीधा सा ही प्रश्न कर लेता है कि गुलाब बाग कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गुलाब बाग हमारा जो आता है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं तीसरे जंतुआलय की बात करूं, तीसरा जो जंतुआलय आता है उस जंतुआलय का नाम आता है कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय। इस कोटा जंतुआलय की जो स्थापना की गई वो की गई थी हमारी 1954 में। चौथा आता है जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1936। उसके बाद आता है बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय, इस बीकानेर जंतुआलय की स्थापना 1922 में की गई। ये मेरे प्रिय विद्यार्थी ये हमारे 5 जंतुआलय हुए कि सबसे पहले हमने जंतुआलय पढ़ा जयपुर जंतुआलय। इसकी स्थापना 1878 में की गई थी राम सिंह के द्वारा। दूसरा जंतुआलय हमने पढ़ा, दूसरा जंतुआलय उदयपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना हमारी 1878 में गुलाब बाग के पास की गई। तीसरा जंतुआलय हमने जोधपुर पढ़ा, इसकी स्थापना 1954 में की गई। चौथा जंतुआलय हमने कोटा पढ़ा। कोटा जो जंतुआलय की स्थापना की गई थी वो कोटा जंतुआलय की स्थापना हमने देखी तो हमारा 1954, जोधपुर जंतुआलय 1936, बीकानेर जंतुआलय 1922 में। ये हमारे आते हैं जंतुआलय। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की संख्या 3, राजस्थान के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या 27, राजस्थान के अंतर्गत आखिर निषेध क्षेत्रों की संख्या 33, राजस्थान में वन क्षेत्रों की संख्या 7, राजस्थान के अंतर्गत जंतुआलों की संख्या कितनी है? 5। राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से आते हैं? रणथंभौर अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य और मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। वेरी मोस्ट सीधा ही प्रश्न कर लेता है कि निम्न में से असंगत है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखिर निषेध क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट कौन सा है? संवत्सर चूरू। राजस्थान का सबसे छोटा आखिर निषेध क्षेत्र कौन सा है? कनक सागर बूंदी। और राजस्थान के जो जंतुआलय हैं इनमें से कभी कभी क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आपके लिए दे सकता है। यह सीधा प्रश्न कर लेता है जयपुर जंतुआलय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जयपुर जंतुआलय की स्थापना हमारे राम सिंह के द्वारा
की गई थी। देखो राम सिंह जो व्यक्ति हैं, राम सिंह प्रथम आता है, राम सिंह द्वितीय आता है, तो इनके कारण आपने मैंने एक प्रश्न आप पहले ही बताया था आपको कि जो जयपुर था उस जयपुर को गुलाबी रंग से किसने बनवाया, किसने जयपुर पूरे जयपुर में जो उनकी दीवारों पर गुलाबी रंग करवाया था वो किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने कराया था। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि मृगवन क्षेत्र, सबसे पहले हम मृगवन क्षेत्रों की बात करें कि मृगवन क्षेत्र हमारे कितने हैं। मृगवन क्षेत्र आते हैं आपके 7। सबसे पहला मृगवन क्षेत्र में देखने के लिए मृगवन क्षेत्र, मृगवन क्षेत्र, मृगवन क्षेत्र, जो मृगवन क्षेत्र है ना, मृगवन क्षेत्रों के अंतर्गत देखें हम तो सबसे पहला जो मृगवन क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र आता है हमारा पुष्कर मृगवन क्षेत्र, पुष्कर मृगवन क्षेत्र, ये आपका पड़ता है अजमेर में, पहला। नंबर दूसरा जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, माचिया, माचिया मृगवन क्षेत्र। तीसरा जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमारा कौन सा होगा, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ मृगवन क्षेत्र। नेक्स्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा संजय मृगवन क्षेत्र। उसके बाद हम देखें चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ मृगवन क्षेत्र। उसके बाद देखें हम अशोक विहार, अशोक विहार मृगवन क्षेत्र। उसके बाद देखें तो इसके बाद आता है हमारा अमृता देवी मृगवन क्षेत्र। ये हमारे 7 मृगवन क्षेत्र हैं। इन 7 मृगवन क्षेत्रों के अंतर्गत हम देखें, सबसे पहला हमारा जो मृगवन क्षेत्र आता है वो आता है पुष्कर मृगवन क्षेत्र, ये अजमेर में है। माचिया मृगवन क्षेत्र ये आपका जोधपुर में है। सज्जनगढ़ मृगवन क्षेत्र ये उदयपुर में है, ये उदयपुर में। ये जयपुर में। संजय जो मृगवन क्षेत्र है वो जयपुर में। चित्तौड़गढ़ मृगवन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में। माचिया मृगवन क्षेत्र जोधपुर में। पुष्कर मृगवन क्षेत्र अजमेर में। अशोक विहार मृगवन क्षेत्र जयपुर में और अमृता देवी मृगवन क्षेत्र जोधपुर में। ये आपके 7 मृगवन क्षेत्र कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सबकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अभ्यारण्यों की। सबसे पहला हमारा जो अभ्यारण्य हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम केवलादेव अभ्यारण्य। बहुत सरल है, आता रहता है, जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं या तो केवलादेव अभ्यारण्यों में से पूछा जाता है या हमारा आता है रणथंभौर अभ्यारण्य, या हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत, जिसको राजस्थान सरकार ने कई बार राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य को प्रस्तावित कर रखा है राष्ट्रीय अभ्यारण्य के लिए, परंतु अभी वो घोषित नहीं हुआ है, सब अभी प्रस्तावित चल रहा है। उसमें से भी हमारे कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव जो अभ्यारण्य है ये हमारे ये अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यह जो अभ्यारण्य है यह अभ्यारण्य हमारे भरतपुर जिले में स्थित है। नंबर दूसरी कंडीशन हम इसमें पढ़ें, यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय राजमार्ग त्रिकोण जयपुर
जयपुर, मथुरा व आगरा पर स्थित है। नंबर थर्ड, यदि हम इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ें तो इस अभ्यारण्य को पक्षियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यारण्य को पक्षियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ें, इस अभ्यारण्य को बर्ड ऑफ सेंचुरी भी कहते हैं। इस अभ्यारण्य को बर्ड ऑफ सेंचुरी भी कहते हैं। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन पक्षी के लिए जाना जाता है। ये पक्षी अक्टूबर व नवंबर में आते हैं। ये जो पक्षी हैं, ये पक्षी साइबेरियन पक्षी हमारे अक्टूबर नवंबर में आते हैं और फरवरी में यहाँ से चले जाते हैं। फरवरी और हमारा फर्स्ट वीक मार्च का जो महीना होता है, यहाँ से ये विदा हो लेते हैं। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत पाइथन पॉइंट देखे जा सकते हैं। पाइथन पॉइंट का अर्थ होता है अजगर सर्प। पाइथन जो पॉइंट हैं, इस पाइथन पॉइंट का अर्थ होता है अजगर सर्प। पाइथन पॉइंट का अर्थ होता है अजगर सर्प। हम यहाँ पर अजगर सर्प भी हमें सर्दियों में देखने के लिए मिलते हैं। इस अभ्यारण्य की और क्या विशेषताएं? इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। इस अभ्यारण्य की स्थापना हम देखें तो 1955 में की गई थी। इस अभ्यारण्य को 26 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। यदि हम बात करें कि इस अभ्यारण्य को 26 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यह अभ्यारण्य 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो हमारा अभ्यारण्य है, केवड़ादेव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य हमारे 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत ऐचा मोचा व कुट्टू नामक घास पाई जाती है। ऐचा जो घास होती है, ये ऐचा घास हमारे साइबेरियन सारस पक्षियों के लिए
पौष्टिक आहार होती है, परंतु इसमें ऐंचा घास जो कुट्टू घास, ऐंचा जो घास है, इस ऐंचा घास के अंतर्गत हमारे जो कुछ पक्षी होते हैं वो पक्षी फंस जाते हैं और पक्षियों की कभी कभी मृत्यु के इस घास के कारण ये पक्षी मृत्यु के शिकार के कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, इस अभयारण्य में 7 प्रकार के कछुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य के अंतर्गत देखें, जो कछुओं की प्रजाति हमें पाई जाती हैं वो 7 प्रकार की पाई जाती हैं। इस अभयारण्य के अंतर्गत अली सलीम प्रिंटर सेंटर स्थापित है। एक यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली के नाम से इंटरप्रेटर सेंटर हमारा क्या है, स्थापित है। देखो प्रिय मेरे विद्यार्थी, मैं इस अभ्यारण्य को सरल से सरल, और जहाँ तक इस अभ्यारण्य के अंतर्गत कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो मेरे से छूट जाए। सबसे पहले हम इस अभ्यारण्य में देखते हैं कि यह अभ्यारण्य भरतपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, कोई दोहराने की बात, यह हमारे कौन से ज़िले में स्थित है, भरतपुर ज़िले में। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय मार्ग त्रिकोण जयपुर मथुरा व आगरा पर स्थित है। यदि मैं इसी को कह देता हूँ, यह कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। इस अभ्यारण्य को पक्षियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये अभ्यारण्य है हमारा, इस अभ्यारण्य को हम पक्षियों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसी अभ्यारण्य को हम बर्ड ऑफ सेंचुरी, इंग्लिश में पक्षियों की नगरी को कहते हैं बर्ड ऑफ सेंचुरी। हमारी जो दूसरी बर्ड ऑफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, हमारी जो दूसरी बर्ड ऑफ सेंचुरी है वो है हमारी कालीबंगा, कह सकते हैं हम पीलीबंगा कहते हैं। ये हमारे हनुमानगढ़ के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत साइबेरिया में से आने वाले जो साइबेरियन पक्षी हैं वो साइबेरियन पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक जो पक्षी आते हैं वो साइबेरिया से आते हैं। साइबेरियन पक्षी सारस, जिनको कहते हैं हम साइबेरियन सारस, ये साइबेरियन सारस के लिए जाने जाते हैं। ये जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। ये वहाँ से चल कर के और सर्दियों में आते हैं, और सर्दियों के लास्ट फरवरी के महीने और मार्च के प्रथम सप्ताह में ये यहाँ से भरतपुर से विदा हो लेते हैं इस अभ्यारण्य से। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत पायथन पॉइंट देखे जाते हैं। अजगर, जो अजगर हैं, ये अजगर हमें जो बहुत आकर्षित करते हैं वो हमारे ये सर्दियों में हमें दिखाई देते हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। इस अभ्यारण्य को जो राष्ट्रीय का दर्जा अभ्यारण्य दिया गया वो 1981 में दिया गया। यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यह 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत ऐंचा, मोचा, कुट्टू नामक घास पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में 7 प्रकार के कछुओं की प्रजाति पाई जाती हैं। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत एक अली सलीम इंटरप्रेटिव सेंटर हमारा स्थापित है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शायद मुझे लग रहा है कि सभी विद्यार्थियों की समझ में ये 100 में से 100% अभ्यारण्य आ जाएगा। बहुत सरल है, शानदार है, और इसमें से अधिकांश प्रश्न आता रहता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि राजस्थान की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होगी जिसमें अभ्यारण्यों पर कोई चर्चा ना की जाए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्रिय मेरे विद्यार्थियों, यह अभ्यारण्य घना के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को हम घना भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में किया है, राजस्थान पुलिस में सीधा किया था कि घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करूं, पक्षियों के विशेषज्ञ सलीम अली की कार्यस्थली कैबला देव अभ्यारण्य
अभयारण्य रही है। जो हमारे डॉक्टर सलीम अली थे, जो पक्षियों के विशेषज्ञ थे, इन्होंने जो पक्षियों पर जो शोध का कार्य किया था वो हमारे केवलादेव अभयारण्य के अंतर्गत किया। इस कारण से इन्हें पक्षियों के विशेषज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं पक्षियों के चिकित्सक के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, केवला देव अभयारण्य के अंतर्गत केवला देव यानी शिव भगवान शिव शंकर का मंदिर स्थित होने के कारण इसे केवला देव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है केवला देव अभयारण्य के अंतर्गत केवला देव यानी भगवान शिव का मंदिर स्थित होने के कारण इस अभयारण्य को केवला देव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मैं प्रश्न की बात करूं, इस अभयारण्य के अंतर्गत एक अजान बांध स्थित है। इसी अभयारण्य के अंतर्गत हमें एक बांध मिलता है, अजान बांध। इस अभयारण्य के लिए गंभीरी नदी के द्वारा जल पहुंचाया जाता है। इस अभयारण्य के लिए जल पहुंचाया जाता है, वो कौन सी नदी के द्वारा पहुंचाया जाता है? गंभीरी नदी के द्वारा क्या पहुंचाया जाता है? जल पहुंचाया जाता है। यदि और हम नेक्स्ट इसके बारे में जानें, इस अभयारण्य के अंतर्गत लाल गर्दन के तोते देखने के लिए मिलते हैं। इस अभयारण्य में हमें किस प्रकार के तोते मिलते हैं? लाल गर्दन के तोते हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अभयारण्यों की मैं बात करूं, इस अभयारण्य के अंतर्गत कदम के वृक्ष सर्वाधिक देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जो केवलादेव अभयारण्य है, इस केवलादेव अभयारण्य के अंतर्गत जो हमें सर्वाधिक वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, वो वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं कदम के वृक्ष। नेक्स्ट अभयारण्य की बात करूं, इस अभयारण्य के अंतर्गत बबूल के वृक्ष की बहुलता पाई जाती है। इस अभयारण्य में हमें कौन से वृक्षों की बहुलता पाई जाती है? बबूल के वृक्षों की हमें बहुलता भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और इस अभयारण्य के अंतर्गत हमारे कुछ जंगली जानवर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बताऊं आपके लिए, इस अभयारण्य की आधारशिला किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर इस अभयारण्य का निर्माण किया। मतलब हमारे किशन सिंह व्यक्ति थे, वहाँ पर
स्विट्ज़रलैंड की जो झीलें थीं, उन झीलों के आधार पर ही इस अभयारण्य की आकृति का क्या किया, निर्माण किया। इस अभयारण्य के अंतर्गत और देखें हम अधिकांश जानकारी के लिए इस अभयारण्य में यदि हम और देखें कि हमारा ये जो बर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी किन किन के यहाँ पर हमारे विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। साइबेरियन सारिस के बारे में मैंने पढ़ा। यह अभयारण्य घना के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों के विशेषज्ञ डॉक्टर सनी वली की ये क्या रही है, कार्यस्थली रही है। केवलादेव अभयारण्य के अंतर्गत केवलादेव शिव का मंदिर स्थित होने के कारण इसे केवलादेव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस अभयारण्य के अंतर्गत एक अजान बांध भी स्थित है। इस अभयारण्य के लिए गंभीरी नदी के द्वारा जल पहुँचाया जाता है। इस अभयारण्य के अंतर्गत लाल गर्दन के तोते मिलते हैं और हमारा एक पक्षी और पाया जाता है। इस अभयारण्य के अंतर्गत हमें जिन वृक्षों की बहुलता पाई जाती है वो बबूल के वृक्षों की अधिक बहुलता पाई जाती है। इस अभयारण्य का जो आधारशिला रही है या इस अभयारण्य का जो निर्माण किया है वो किशन सिंह ने स्विट्ज़रलैंड की जो झीलें थीं उनके आधार पर इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। हेलो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक्स, गुड नाइट।